हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। इस बार वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया। अब मैं भी क्या करूँ यार, 12 घंटे की नौकरी के बाद वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलो बिना ज़्यादा बातें घुमाए आज का पार्ट शुरू करते हैं। जब हान ली ने कुई हुआन की बात सुनी तो हल्की सी मुस्कान के साथ शांत लहजे में बोला, हमारे बीच सिर्फ डीमन फॉक्स से जुड़ा एक बिजनेस इंटरेस्ट था। और क्या वजह हो सकती है तुम्हारे यहाँ आने की। कुई हुआन कुछ बोलने को हुआ लेकिन शब्दों की तलाश में चुप रह गया। उसके साथ खड़े सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने लंबी सांस ली और बोला, जूनियर मार्शल ब्रदर हन समझदार इंसान हैं। सच कहूं तो स्नो क्लाउड फॉक्स के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। हम लोग डीमन फॉक्स को जल्दी से जल्दी बेच देना चाहते थे, इसलिए सीधा एक मार्केट सिटी की ओर निकल पड़े। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मेरे मन में बेचैनी सी हुई और मैंने जूनियर मार्शल ब्रदर कुई से कहा कि बैग खोलकर फॉक्स को एक बार चेक कर लें। और नतीजा। यह कहकर सीनियर मार्शल ब्रदर वांग थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। परेशान होते हुए कुई हुआन ने उसकी बात पूरी की और नतीजा ये निकला कि डीमन फॉक्स बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। वाकई ये बहुत अजीब था। बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। हान ली ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जैसे वो इस बात की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा हो। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने हान ली का चेहरा देखा तो अंदर ही अंदर उसे कोसने लगा। भले ही हान ली की कल्टीवेशन बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन वो टैलिस्मैन रिफाइनमेंट में माहिर था और उसके पास एक ताकतवर मैजिक टूल भी था। इसी वजह से सीनियर मार्शल ब्रदर वांग चाहता था कि हान ली से अच्छे रिश्ते बनाए जाएं। लेकिन उससे पहले ही इतनी शर्मनाक बात हो गई। अगर वो अमीर होता तो अपनी जेब से स्पिरिट स्टोन्स देकर बात खत्म कर देता और हान ली पर अच्छा असर डाल पाता। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके ग्रुप में किसी के पास भी स्पिरिट स्टोन्स की भरमार नहीं थी, जिससे हान ली को प्रभावित करना मुश्किल हो गया था। इन्हीं बातों को सोचते हुए उसने मन को संभाला और बोला, मुझे पता है कि ये बात सुनना मुश्किल है, लेकिन जो हुआ वही सच है। चाहे जैसी भी बात हो, जूनियर मार्शल ब्रदर ने वो डीमन फॉक्स हमें सौंपा था तो उसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैंने अपने जूनियर मार्शल ब्रदर्स को ह्वांगजिंग बेचने भेज दिया है ताकि तुम्हारे उधार लिए गए स्पिरिट स्टोन्स चुकता किए जा सकें। वो जल्द ही तुम्हें मिल जाएंगे। और रही बात तुम्हारे हिस्से की स्पिरिट स्टोन्स की, तो वो भी हम वक्त के साथ चुका देंगे। ये सुनते ही कुई हुआन का चेहरा बदल गया और घबराकर बोला, सीनियर मार्शल ब्रदर, वो रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। अगर हम सब मिलकर भी कोशिश करें तो भी कम से कम 3 साल लगेंगे वो सारे स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठा करने में। और इस दौरान अगर हम कोई मेडिसिन पिल नहीं खरीद पाए तो हमारी कल्टीवेशन बहुत धीमी हो जाएगी। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग कुछ कहने ही वाला था कि हान ली मुस्कुराकर बीच में बोल पड़ा, सीनियर मार्शल ब्रदर को इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। स्नो क्लाउड फॉक्स की मूवमेंट टेक्निक अच्छी थी तो लेदर बैग जैसे मैजिक टूल से उसका भाग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पहले ब्रदर कुई को चेतावनी देना चाहता था, लेकिन उस वक्त मुझे वो ठीक नहीं लगा और मैं चुप रह गया। जहाँ तक मेरे हिस्से की स्पिरिट स्टोन्स की बात है तो उसे छोड़ दीजिए। आप बस मेरे उधार लिए गए स्पिरिट स्टोन्स लौटा दीजिए। मैं इसे नुकसान नहीं मानूंगा। जब कुई हुआन ने सुना कि उसे स्पिरिट स्टोन्स नहीं देने पड़ेंगे तो वो बहुत खुश हो गया और ताली बजाते हुए बोला, मुझे पता था जूनियर मार्शल ब्रदर हान बड़े दिल वाले इंसान हैं। गलती तो हमारी ही थी, लेकिन सच में हमारे पास उतने स्पिरिट स्टोन्स नहीं हैं। और जूनियर मार्शल ब्रदर जैसे अमीर कल्टीवेटर को इतनी छोटी रकम से क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं कुई हुआन आपको हमेशा अपना दोस्त मानूंगा। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग को हान ली की बातों पर थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन कुछ पल बाद वो मजबूरी में मुस्कुराकर बोला, हमारी शर्मनाक हालत के बावजूद जूनियर मार्शल ब्रदर हान का इतना बड़ा दिल देखकर हम कृतज्ञ हैं। अगर भविष्य में कभी किसी मदद की ज़रूरत हो तो बेहिचक हमें बताइए। जब तक मुझसे हो सकेगा मैं मना नहीं करूंगा। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग को लग रहा था कि हान ली ने भले ही बाहर से कोई बात नहीं कही, लेकिन अंदर से शायद कुछ और सोच रहा हो। इसीलिए वो अपनी बातों को बेहद सोच समझकर कह रहा था ताकि हान ली पर अच्छा प्रभाव छोड़ा जा सके। मगर उसने देखा कि हान ली के चेहरे से कोई भाव समझ नहीं आ रहा था, जिससे वो और भी उलझन में पड़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो तीनों बाग के बाहर बात कर ही रहे थे, तभी उनके ग्रुप के बाकी 2 ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स आ गए, जिनके पास ह्वांगजिंग बेचकर जुटाए गए स्पिरिट स्टोन्स थे। हन ली ने पाउच लिया, उसमें अपनी स्पिरिचुअल सेंस डाली और फिर बिना कुछ कहे उसे रख लिया। हान ली को स्टोन लेते देखकर सीनियर मार्शल ब्रदर वांग को कुछ याद आया और उसने पूछा, अरे हाँ, जूनियर मार्शल ब्रदर का मैजिक टूल तो काफी बेहतरीन है। क्या तुम इस साल के स्वॉर्ड ट्रायल असेंबली में हिस्सा लेने वाले हो? हान ली ने थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाते हुए पूछा, स्वॉर्ड ट्रायल असेंबली? क्या जूनियर मार्शल ब्रदर हान को इसके बारे में नहीं पता? सिर्फ सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ही नहीं, बाकी तीनों भी हैरान रह गए। हान ली मन ही मन कुछ सोचते हुए शांत स्वर में बोला, क्या इसमें हैरानी की बात है अगर मुझे इसका पता नहीं है?
कुईहान ने आंखें झपकाईं और फिर अचानक बोला, अरे हाँ, जूनियर मार्शल ब्रदर तो इस साल ही सेक्ट में आए हैं और अब तक मेडिसिन गार्डन में ही रहे हैं, इसलिए उन्हें सोर्ड ट्रायल असेंबली के बारे में पता नहीं होगा। ये तो स्वाभाविक है। बाकी लोगों ने ये सुनकर एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए बात को मान लिया। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, हमें तब बहुत हैरानी हुई जब पता चला कि जूनियर मार्शल ब्रदर हान को सोर्ड ट्रायल असेंबली के बारे में नहीं पता। अब ये तो जल्द ही शुरू होने वाला है और सेक्ट के सारे डिसाइपल्स, यहाँ तक कि एक्सटर्नल अफेयर डिसाइपल्स भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। जो लोग खुद को साबित करना चाहते हैं वो बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। एक छोटा सा मोटा यूथ सीनियर मार्शल ब्रदर वांग की तरफ आदर से देखता हुआ बोला, वैसे तो हमारे ग्रुप में इस बार ताकत दिखाने के लिए सिर्फ सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ही हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन अफसोस कि वो चाहे जितने भी एक्सटर्नल अफेयर डिसाइपल्स को हरा दें, इनर सेक्ट डिसाइपल्स के सामने अंत में हार ही माननी पड़ेगी। फिर भी सीनियर मार्शल ब्रदर को मिड ग्रेड मैजिक टूल इनाम में जरूर मिलेगा। हान ली ने यह सुना तो उसके चेहरे पर जिज्ञासा आ गई और उसने पूछा, ओह, तो ये एक तरह की सेक्ट के अंदर सुपीरियोरिटी की प्रतियोगिता है। सुनने में तो ये खास लगती है। क्या सीनियर मार्शल ब्रदर इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे सकते हैं? सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने हान ली की ओर देखा और धीरे से बोला, जरूर। सोर्ड ट्रायल असेंबली असल में नए डिसाइपल्स को सामने लाने का एक मंच है। कोई भी, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, अगर वो 30 साल से कम उम्र का नया डिसाइपल है तो हिस्सा ले सकता है। जहां तक तुम्हारी बात है जूनियर मार्शल ब्रदर हान, तुम तो अभी मिड 20s में लगते हो और सेक्ट में भी नए हो, तो तुम एकदम एलिजिबल हो। हान ली ने ठोड़ी को सहलाते हुए धीरे से कहा, ऐसा है तो इसका मतलब इसमें हिस्सा लेने वाले डिसाइपल्स की संख्या ज्यादा नहीं होती। कुछ हद तक जूनियर मार्शल ब्रदर की बात सही है, लेकिन असल में इस सोर्ड ट्रायल असेंबली का ताल्लुक 3 सेक्ट्स के द्वारा देखे जा रहे एक सेक्रेट ट्री से है। सेक्रेट ट्री? ये सुनते ही हान ली चौंक गया और उसे समझ आ गया कि बात ड्रीम क्लाउड माउंटेन के स्पिरिट वेल ट्री की हो रही है। उसका पहले हल्का फुल्का भाव अब गहरी गंभीरता में बदल गया। हान ली ने गंभीर होकर पूछा, तो फिर सोर्ड ट्रायल असेंबली का उस सेक्रेट ट्री से क्या संबंध है? सीनियर मार्शल ब्रदर वांग बोला, सोर्ड ट्रायल असेंबली सेक्रेट ट्री के वाइन नेक्टर झड़ने से कुछ दिन पहले होता है। तीनों सेक्ट्स इस प्रतियोगिता के जरिए तय करते हैं कि उस नेक्टर का आधा हिस्सा किसे मिलेगा। बाकी आधा नेक्टर 2 और सेक्ट्स के बीच बांटा जाता है। इसीलिए ये प्रतियोगिता भले ही नए डिसाइपल्स के लिए होती है, पर इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। जो इसमें अच्छा प्रदर्शन करता है उस पर सेक्ट एल्डर्स की नजर जाती है और फिर उसे अनेक लाभ मिलते हैं। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने एक लंबी सांस ली और फिर और गंभीर होकर बोला, इन फायदों के अलावा प्रतियोगिता के अंत में जितने ज्यादा डिसाइपल्स को कोई दबा देता है उतना ही बड़ा इनाम मिलता है। पहले भी कई डिसाइपल्स को टॉप ग्रेड मैजिक टूल्स दिए गए हैं और कुछ को स्पिरिट टेम्परिंग पिल भी मिली है। भले ही ये पिल लो ग्रेड डिसाइपल्स के लिए उतनी उपयोगी ना हो, पर कई कोर फॉर्मेशन एक्सपर्ट्स इसके बदले 4 टॉप ग्रेड मैजिक टूल्स देने को तैयार रहते हैं। लेकिन इस असेंबली पर हमेशा से एंशिएंट सोर्ड सेक्ट का दबदबा रहा है। हमारे सेक्ट और 100 पॉसिबिलिटीज सेक्ट को हमेशा दूसरे और तीसरे नंबर पर ही संतोष करना पड़ता है। लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं है। उनकी इंसाइसिव मैजिक टूल्स और टेक्निक्स बहुत ही मुश्किल ओपोनेंट बनाते हैं। सीनियर मार्शल ब्रदर वांग की ये आखिरी बातों में तारीफ भी थी और शिकवा भी। हन ली ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, लो ग्रेड डिसाइपल्स से तुम्हारा मतलब है कि ची कॉन्डेंसेशन और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दोनों डिसाइपल्स इसमें हिस्सा लेंगे? सीनियर मार्शल ब्रदर वांग ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। सोर्ड ट्रायल असेंबली में ची कॉन्डेंसेशन और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स में कोई फर्क नहीं किया जाता, दोनों को एक साथ मुकाबले में रखा जाता है। हन ली ने थोड़े संदेह भरे लहजे में कहा, तो फिर ये ची कॉन्डेंसेशन कल्टीवेटर्स के लिए तो बहुत नाइंसाफी हुई ना? सीनियर मार्शल ब्रदर वांग हल्के से मुस्कुराया और गंभीर आवाज में बोला, असल में सोर्ड ट्रायल असेंबली की शुरुआत ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट डिसाइपल्स के बीच तुलना के लिए हुई थी। ची कॉन्डेंसेशन कल्टीवेटर्स को सिर्फ प्रेरणा देने के लिए हिस्सा लेने की छूट दी गई। हालांकि अब तक कोई ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर पहले स्थान तक नहीं पहुंच पाया, पर कुछ ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को हराकर टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। हान ली ने फिर पूछा, ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स टॉप 10 में आ जाएं, क्या उनके पास कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर मैजिक टूल्स होते हैं? कुईहान हंसते हुए बोला, है, जूनियर मार्शल ब्रदर वाकई तेज़ दिमाग के हैं। आपने बिना बताए ही सही बात पकड़ ली। सेक्ट के कोर फॉर्मेशन सीनियर्स के भी अपने खानदानी डिसाइपल्स होते हैं। कई बार वो उन्हें बेहद ताकतवर मैजिक टूल्स दे देते हैं ताकि वो प्रतियोगिता में ऊंचा स्थान पा सकें। ऐसे में ये कोई हैरानी की बात नहीं कि एक ची कंडेंसेशन डिसाइपल भी किसी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को हरा दे। हान ली के चेहरे पर शक और भी गहरा गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, जैसे तुम लोग बता रहे हो उससे तो लगता है कि टॉप रैंकिंग पर मिलने वाले इनाम सिर्फ मैजिक टूल्स नहीं हो सकते। इतनी मेहनत सिर्फ उनके लिए नहीं हो सकती।
सीनियर मार्शल ब्रदर वांग धीरे से बोला। अगर जूनियर मार्शल ब्रदर खुद ना भी पूछते तो भी मैं जरूर बताता। दरअसल सोर्ड ट्रायल असेंबली का सबसे बड़ा इनाम यह है कि जो डिसाइपल्स टॉप 10 में आते हैं उन्हें अपनी आंखें स्पिरिट वाटर से शुद्ध करने का मौका मिलता है। कहा जाता है कि सेक्रेट ट्री से हर बार जो पहली बूंद गिरती है वो सबसे कीमती होती है और उससे एक दुर्लभ चीज बनाई जा सकती है, ब्राइट साइट वाटर। ये पानी भले ही किसी की कल्टीवेशन न बढ़ाए, लेकिन इसके इस्तेमाल से धुंध और पत्थर के पार देख सकने की अद्भुत क्षमता मिलती है। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में डिसाइपल्स टॉप 10 में आने के लिए जान लगा देते हैं। अगर इनाम में सिर्फ कुछ टॉप ग्रेड मैजिक टूल्स होते तो बड़े क्लान्स के डिसाइपल्स जो सेक्ट एल्डर्स के चहेते हैं उन्हें इसमें कोई खास रुचि नहीं होती। और वैसे भी स्पिरिट टेम्परिंग पिल सिर्फ एक ही होती है। हान ली ने भौहें उठाई और धीरे से कहा, ब्राइट साइट वाटर। इस स्पिरिट वाटर का नाम हान ली ने कई पुरानी किताबों में पढ़ा था, लेकिन उसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ड्रीम क्लाउड माउंटेन के तीनों सेक्ट्स इसे सच में रिफाइन कर सकते हैं। ये बात सुनकर वो भी थोड़ा ललचा गया। थोड़ा सपने में खोए लहजे में कुई हुआन ने जोड़ा, सिर्फ सेक्रेट ट्री की पहली बूंद ही नहीं बल्कि ब्राइट साइट वाटर बनाने के लिए जो बाकी चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी बेहद दुर्लभ होती हैं। कहते हैं कि इसमें 1000 साल पुरानी कई तरह की स्पिरिट मेडिसिन्स लगती हैं। अगर ब्राइट साइट वाटर सिर्फ छी कंडेंसेशन और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के लिए ही असरदार न होती तो सीनियर्स कभी इसे इनाम में नहीं रखते। अब हान ली को सॉर्ड ट्रायल असेंबली के बारे में एक मोटी समझ मिल चुकी थी। उसे बस कुछ और जानकारी लेनी थी, फिर वो खुद इसमें हिस्सा लेने की सोच रहा था। आखिर जब बात स्पिरिट टेम्परिंग पिल और ब्राइट साइट वाटर जैसे इनामों की हो तो हान ली ये मौका कैसे छोड़ सकता था। इसके बाद उन चारों ने सॉर्ड ट्रायल असेंबली पर थोड़ी और बातचीत की और फिर विदा ले ली। हान ली ने उन्हें उड़ते हुए जाते देखा जब तक वो आसमान में काले बिंदुओं जैसे नहीं दिखने लगे। फिर वो वहीं खड़ा हो गया और गंभीर चेहरा लिए सोचने लगा। अचानक उसकी आस्तीन से सफेद लोमड़ी की कोमल आवाज आई, क्या हुआ? ब्रदर हन का मन डोल गया। स्पिरिट टेम्परिंग पिल चाहिए या ब्राइट साइट वाटर? हन ली ने सिर उठाया और सीधा जवाब दिया, क्या मैं दोनों नहीं ले सकता? ये कहकर उसने अपनी आस्तीन झटक दी और लोमड़ी बाहर कूद पड़ी। सफ़ेद लोमड़ी ने तुरंत अपना असली आकार पा लिया और सिर उठाकर मुस्कुराई। फ्री कल्टीवेटर हन वाकई लालची हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे स्पिरिट टेम्परिंग पिल हो या ब्राइट साइट वाटर, दोनों ही बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर इस बार चूक गए तो दोबारा पाना मुश्किल होगा। हान ली ने गंभीर आवाज़ में कहा, मुझे मालूम है, अभी तुम मेरे साथ मेरी केव रेजिडेंस चलो, पहले तुम्हारा काम निपटाता हूँ, सॉर्ड ट्रायल असेंबली की तैयारी बाद में देखेंगे। फिर वो मुड़ा और सीधे अपनी केव की ओर चल पड़ा। सफ़ेद लोमड़ी की आंखों में उम्मीद चमक रही थी और वो बिना कुछ कहे उसके पीछे चल दी। हान ली जैसे ही केव रेजिडेंस में पहुंचा, उसने आर्टिफैक्ट स्पिरिट को अपने बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म सोर्स में ट्रांसफ़र करने की तैयारी शुरू कर दी। अब जब आर्टिफैक्ट स्पिरिट जुड़ने वाली थी, हान ली का दिल भी थोड़ा जोश से भर गया था। आमतौर पर किसी मैजिक ट्रेजर में आर्टिफैक्ट स्पिरिट डालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डीमन बीस्ट की सोल पूरी ताकत से विरोध करती है। लेकिन सिल्वर मून तो खुद ही हान ली के मैजिक ट्रेजर में जाना चाहती थी, इसलिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। हान ली को यह भी लगा था कि जेड सेप्टर से सिल्वर मून की मेन सोल को निकालना शायद काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन सिल्वर मून पूरी आत्मविश्वास के साथ बोली कि वो सारी तैयारी खुद कर लेगी। ये सुनकर हान ली को थोड़ी राहत मिली। उसने एक शांत कमरे में सिल्वर मून के बताए अनुसार एक अजीब स्पेल फॉर्मेशन बनाया। फिर उसने जेड सेप्टर और सफ़ेद लोमड़ी को उसमें रखकर बाहर निकल गया। कमरे में साउंड प्रूफिंग रिस्ट्रिक्शन लगी थी। अगर सोल सेपरेशन के दौरान कोई भी आवाज़ होती तो हान ली को कुछ भी पता नहीं चलता और वो जानना भी नहीं चाहता था। उसे पता था कि ये उसका मामला नहीं है। हान ली भी खाली नहीं बैठा। उसने बगल वाले एक और शांत कमरे में जाकर आर्टिफैक्ट स्पिरिट को अपनाने की अपनी तैयारी शुरू कर दी। आधा दिन बीतने के बाद हान ली तैयार हो चुका था। वो सिल्वर मून वाले कमरे की ओर बढ़ा, यह सोचते हुए कि अब वक्त आ गया है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। जैसे उम्मीद थी, जेड सेप्टर और सफ़ेद लोमड़ी स्पेल फॉर्मेशन के बीच में रखे हुए थे, लेकिन जेड सेप्टर की चमक काफ़ी फीकी हो चुकी थी और लोमड़ी की त्वचा गीली और बिखरी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में भी थकावट साफ झलक रही थी। सिल्वर मून ने हान ली को देखा, लेकिन वो ना कुछ बोली और ना ही हिली, जैसे उसमें अब इतनी ताकत भी नहीं बची हो। हान ली का चेहरा थोड़ा शांत हुआ और वो नरम आवाज में बोला, सब ठीक रहा? क्या काम पूरा हुआ? सिल्वर मून ने थकी हुई आवाज में कहा, इतना दर्द हुआ कि जान ही निकल जाए, लेकिन मैं सह गई। लगता है तुम्हारी तरफ की तैयारी भी हो गई है। अब मेरे पास कोई होस्ट आर्टिफैक्ट नहीं है, इसलिए मैं सफ़ेद लोमड़ी के शरीर में ज़्यादा देर नहीं रह सकती। मुझे तुरंत तुम्हारे मैजिक ट्रेजर से जुड़ना होगा, वरना मेरी सोल बिखर जाएगी। हान ली ने बिना कोई देरी किए सफ़ेद लोमड़ी को उठा लिया और उसे दूसरे कमरे में ले गया। हान ली ने जैसे ही कमरा बंद किया, पूरे केव रेजिडेंस में फिर से खामोशी छा गई। 3 दिन बाद
मेडिसिन गार्डन की रिस्ट्रिक्शन के बाहर एक साउंड ट्रांसमिशन टेलिस्मन जलते हुए हवा में गायब हो गया। 2 घंटे बाद धुंध में एक हल्की नीली रोशनी चमकी और हान ली बाहर आया। उसने आसमान की ओर देखा, ठुड्डी पर हाथ फेरा और फिर एक फ्लाइंग सोर्ड मैजिक टूल निकालकर सीधा डे स्प्रिंग माउंटेन की ओर उड़ चला। सिल्वर मून की मीठी आवाज अचानक उसके मन में गूंज उठी। ब्रदर हान, उस संदेश में कहा गया था कि डे स्प्रिंग माउंटेन के डिसाइपल्स की कोई सभा हो रही है। क्या यह सोर्ड ट्रायल असेंबली से जुड़ा मामला हो सकता है? हान ली ने शांत भाव से स्पिरिचुअल सेंस के जरिए जवाब दिया, पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन जब मुझे जैसे गुमनाम इंसान को भी माउंटेन लॉर्ड ने बुलाया है तो ये जरूर कोई जरूरी मामला होगा, भले ही इसका ताल्लुक सोर्ड ट्रायल असेंबली से ना हो। सिल्वर मून ने धीमी आवाज में चेताया। भले ही ब्रदर हान अपनी असली कल्टीवेशन छुपाकर भी हिस्सा लें तो भी उनके लिए पहला स्थान पाना कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ऐसा करने से काफी ध्यान खिंचेगा। हो सकता है कि तीनों सेक्ट्स के नासेंट सोल कल्टीवेटर्स तक का। अगर ऐसा हुआ तो नुकसान फायदे से ज्यादा हो सकता है। हान ली ने बिना भाव बदले जवाब दिया, मुझे सब मालूम है। मैंने कब कहा कि मैं जरूर हिस्सा लूंगा, और मान लो अगर हिस्सा लिया भी तो मैं कभी पहला स्थान नहीं लूंगा। जब तक मेरी नेसेंट सोल नहीं बन जाती मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे बेवजह ध्यान आए। सिल्वर मून ने हंसते हुए कहा, लगता है मैंने ज्यादा कह दिया। ब्रदर हान जैसे इंसान को जिसने जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हों, उन्हें ऐसी छोटी बात याद दिलाने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में बस मिठास ही नहीं बल्कि एक तरह का आकर्षण भी था। हान ली ने यह महसूस किया तो वो चुपचाप एक लंबी सांस ले बैठा। भले ही सिल्वर मून खुद को वुल्फ कहती थी, लेकिन हान ली को वो ज्यादा एक फॉक्स जैसी लगती थी, नाजुक, दिलकश और आकर्षक। शायद उसे अब यकीन हो गया था कि हान ली उसे अपना आर्टिफैक्ट स्पिरिट बना चुका है, तो अब वो उससे कुछ नहीं करेगा। ये अच्छा था कि सिल्वर मून फॉक्स के रूप में अपने कल्टीवेशन में लगी रही, लेकिन अब जब वो फ्लाइंग स्वॉर्ड्स का आर्टिफैक्ट स्पिरिट बन गई थी तो वो हान ली से लगातार बातें करने लगी थी। लगता था जैसे जेड सेप्टर में सालों की अकेली जिंदगी के बाद अब वो अपने मन की सब बातें कह देना चाहती थी। ये बात हान ली के लिए थोड़ा सिरदर्द बन गई थी, लेकिन शुक्र है कि उसकी आवाज़ बहुत कोमल और मधुर थी, और शायद समय के साथ उसका स्वभाव थोड़ा शांत भी हो जाए। हान ली चुप ही रहा तो सिल्वर मून ने फिर एक सवाल पूछ लिया, मैं आज तक ये साफ साफ नहीं समझ पाई कि ब्रदर हान ब्राइट साइड वाटर को हासिल क्यों करना चाहता है, जबकि इसका कोई असर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से ऊपर के कल्टीवेटर्स पर नहीं होता। हान ली ने यह सुना तो हल्के से मुस्कुराया और बोला, हिडन सोर्ड माउंटेन के कल्टीवेटर्स की समझ अधूरी थी। असल में ब्राइट साइट वाटर का असर हाई ग्रेड कल्टीवेटर्स पर बिल्कुल होता है, लेकिन उन्होंने पहले ही अपने शरीर की एसेंस को कोर बनाते समय शुद्ध कर लिया होता है। उनकी आंखें पहले से ही इल्यूजन टेक्निक्स और घने फॉग को देख सकती हैं, इसीलिए उन्हें अपनी आंखें फिर से साफ करने से ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। और वैसे भी स्पिरिट वाटर की जो मात्रा होती है वो हाई ग्रेड कल्टीवेटर्स के लिए काफ़ी नहीं होती, इसलिए बेहतर होता है कि इसे कोई लो ग्रेड कल्टीवेटर इस्तेमाल करे। सिल्वर मून ने हैरानी से कहा, हाय, ब्रदर हान को यह सब कैसे पता चला? हान ली ने जवाब दिया, जब मैं स्कैटर्ड स्टार सीज में था तब मैंने एक पुरानी किताब में इसके बारे में पढ़ा था। मुझे नहीं लगता कि वो बात झूठी थी। सिल्वर मून ने फिर पूछा, तो क्या ब्रदर हान का इसके पीछे कोई प्लान है? हान ली ने कहा, बिल्कुल, मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर स्पिरिट वेल ट्री के पास जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या मैं उसकी कुछ जड़ें ले सकता हूँ। अगर मैं ऐसा कर पाया तो अपनी छोटी बॉटल की मदद से मैं उन जड़ों को मैच्योर कर सकता हूँ, जिससे मुझे ढेरों स्पिरिट टेम्परिंग पिल्स और ब्राइट साइट वाटर मिल सकती हैं। हाँ, इनकी रेसिपी मुझे किसी और तरीके से हासिल करनी होगी। सिल्वर मून हंस पड़ी, ब्रदर हान का तरीका वाकई दूर की सोच वाला है। उस हाल में तो तुम्हें बस टॉप 10 में जगह बनानी होगी। हाँ, ये थोड़ा ध्यान खींचेगा, लेकिन पहले नंबर पर आने से कहीं ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। हान ली हल्का मुस्कुराया और कुछ और कहने ही वाला था कि उसकी नज़र अचानक कुछ दूर पर पड़ी और वो ठिठक गया। थोड़ी दूरी पर उसे लाल रोशनी की एक लकीर दिखी, जिसमें एक बेहद खूबसूरत और बर्फ जैसी ठंडी एक्सप्रेशन वाली औरत लिपटी हुई थी। ये वही औरत थी जिसका सरनेम म्यू था और जिसने हान ली को मेडिसिन गार्डन का काम सौंपा था। जब वो औरत हान ली के पास आई और उसे देखा तो उसके चेहरे पर भी हैरानी दिखी। फिर उसने अपनी गति धीमी की और हान ली के पास आकर रुक गई। उसने ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम्हें भी डे स्प्रिंग माउंटेन पर बुलावा आया है? हान ली ने शांत भाव से जवाब दिया, हाँ, मार्शल आंट मू, क्या मार्शल आंट को मालूम है कि माउंटेन लॉर्ड ने हम डिसाइपल्स को क्यों बुलाया है? मू पेलिंग ने थोड़े रूखे अंदाज में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है कि इसका ताल्लुक सोर्ड ट्रायल असेंबली से है। फिर उसने हान ली की उड़ती हुई फ्लाइंग सोर्ड को देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हारा मैजिक टूल हाई ग्रेड है, लेकिन उड़ान के लिए खास नहीं बना। क्यों ना मैं अपने डे स्टार बेल्ट से तुम्हें साथ ले चलूं, इससे समय बचेगा।
ये कहकर उसने हान ली को बिना जवाब का इंतजार किए ही अपने मैजिक टूल की लाल रोशनी में लपेट लिया। हान ली पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने इस प्रस्ताव को नकारने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इस तरह वो भी उस लाल रोशनी के साथ उड़ चला। उड़ते समय उस औरत ने हान ली की ओर देखा और बिना किसी भाव के बोली, क्या तुमने वो प्रोफाउंड आइस आर्ट्स वाला टेक्निक कल्टीवेट किया जो मैंने तुम्हें दिया था? ये कल्टीवेशन टेक्निक भले ही तुम्हारी बेस कल्टीवेशन को बहुत न बढ़ाए, लेकिन इससे तुम शक्तिशाली वाटर एट्रीब्यूट मैजिक टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच जाओ तो इसे अपनी मुख्य कल्टीवेशन आर्ट में बिना नुकसान के बदल सकते हो। हन ली को यह सुनकर थोड़ा असहज महसूस हुआ। अगर वो कहता कि उसने थोड़ा बहुत कल्टीवेट किया है और वो देखने की मांग करती, तो शायद हान ली को उसकी कुछ वाटर टेक्निक्स की नकल करनी पड़ती। शुक्र था कि म्यू पेलिंग ने यह बात बस यूं ही छेड़ी थी और इसके आगे कुछ नहीं कहा। सिल्वर मून ने भी समझदारी दिखाई और म्यू पेलिंग की मौजूदगी में चुप ही रही। जैसे ही वो दोनों डे स्प्रिंग माउंटेन के करीब पहुंचे, म्यू पेलिंग का चेहरा थोड़ा बदला और उसने ऊपर की ओर देखा। अगले ही पल आसमान से एक हरे रंग की रोशनी नीचे आई और उनके रास्ते को रोक लिया, जिससे उन्हें रुकना पड़ा। जूनियर मार्शल सिस्टर मू, काफी वक्त हो गया तुम्हें देखे। क्या तुम हाल ही में बहुत व्यस्त रही हो? मैंने तुम्हें कई साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मन्स भेजे, लेकिन एक का भी जवाब नहीं मिला। हान ली का चेहरा हैरानी से भर गया। उस हरी रोशनी के पीछे एक पतले चेहरे और नुकीले कानों वाला कल्टीवेटर खड़ा था, जिसकी उम्र कोई 30 साल रही होगी। ये वही आदमी था जिसका सरनेम यान था और जिसने पहले हान ली के ग्रुप को सेक्ट में घुसने से पहले रोका था। एमयू पेलिंग ने इस आदमी को देखा तो पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। यान, मैं माउंटेन लॉर्ड के आदेश पर डिसाइपल्स को इकट्ठा करने जा रही हूँ। तुम मुझे रोकने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? कल्टीवेटर यान ने हंसते हुए कहा। जूनियर मार्शल सिस्टर मू, तुम तो बहुत सख्त बोल रही हो। मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ? मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि क्या तुम्हें मेरे पिता की चिट्ठियां मिली? हमारे दोनों क्लैंस के एल्डर्स हमारी शादी पर राजी हो चुके हैं। अब हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। उसकी नजरें औरत के शरीर पर बार बार रुक रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने हान ली को देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। म्यू पेलिंग को यन की नीयत साफ समझ में आ गई और उसकी आंखों में नफरत सी झलकने लगी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये मार्शल नेफ्यू हान है, जिसे मेरे मास्टर ने मेरी देखरेख में रखा है। इसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। रही बात शादी की, तो मैं अपने क्लैन के एल्डर्स का विरोध नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद तय करूंगी कि कब हम पेयर कल्टीवेट करेंगे। अगर कभी किया तो जब तुम्हारी कल्टीवेशन मेरी बराबरी पर पहुंचेगी, तब मैं इस बारे में सोच सकती हूँ, वरना मुझसे दूरी बनाकर रखना। इस औरत को यान से गहरा नफरत थी और उसने कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया। कल्टीवेटर यान का चेहरा कभी लाल हुआ तो कभी सफेद, लेकिन जब वो कुछ बोलने ही वाला था, म्यू पेलिंग ने अपना धैर्य खो दिया। उसने अपने स्पिरिचुअल पावर का पूरा जोर लगाकर मैजिक टूल को एक्टिवेट किया और लाल रोशनी की एक तेज लहर से यान को पीछे छोड़ते हुए उड़ गई। कल्टीवेटर यान काफी परेशान हुआ और उनके पीछे जाने का मन किया, लेकिन कुछ देर सोचकर वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। हान ली ने मुड़कर उसकी ओर देखा तो उसे यान के चेहरे पर गहरी कड़वाहट नजर आई। थोड़ी देर सोचने के बाद हान ली ने थोड़े अजीब भाव में पूछा, मार्शल आंट मू, क्या आपकी इस आदमी से सगाई हुई है? कल्टीवेटर यान तो बस एक अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर था और म्यू पेलिंग मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर थी। ऊपर से उनका बाहरी रूप भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। हान ली ये सोचकर हैरान था कि ये औरत अपने क्लैन के कहने पर इस आदमी से कैसे बंध गई। वैसे तो हान ली ने मन ही मन सोचा था कि ये बात छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उस औरत की नाराजगी भरी शक्ल के बावजूद उसका क्यूरियोसिटी जीत गया और उसने पूछ ही लिया। म्यू पेलिंग ने ठंडे स्वर में घूरते हुए कहा, अच्छा होगा मार्शल नेफ्यू कि तुम मेरे मामलों में ज्यादा न पड़ो। हान ली ने तुरंत चुप्पी साध ली और उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी छा गई। लेकिन तभी हान ली ने अपने मन के अंदर सिल्वर मून की हल्की हंसी सुनी। कुछ ही पलों में वे डे स्प्रिंग माउंटेन के बीचों बीच एक बड़े से मंच पर पहुंच गए। वहां एक पुरानी बनावट वाला बड़ा हॉल बना हुआ था। उस इमारत की चांदी की पट्टी पर हार्ट क्लेंजिंग हॉल लिखा हुआ था। उस समय उस बड़े काले लकड़ी के दरवाजे को कसकर बंद किया गया था और डे स्प्रिंग माउंटेन के बहुत से डिसाइपल्स हॉल के बाहर जमा थे। करीब 600 डिसाइपल्स पहले ही हार्ट क्लेंजिंग हॉल के बाहर खड़े थे। सब आपस में धीमे धीमे बातें कर रहे थे, लेकिन ये सभी कल्टीवेटर्स सिर्फ छी कंडेंसेशन स्टेज पर थे। वहां कोई भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर नहीं था। एमयू पेलिंग ने हवा में एक चक्कर लगाया और फिर हॉल के गेट के सामने उतर गई। जैसे ही आसपास के कल्टीवेटर्स ने उसे देखा, सबने आदर से सिर झुकाया। एमयू पेलिंग ने हाथ हिलाया और बिना रुके हॉल की ओर बढ़ गई। किसी अनजान तरीके से उसने दरवाजे को हल्के से थपथपाया और वो थोड़ा सा खुल गया। जैसे ही वो अंदर गई, दरवाजा फिर से बंद हो गया। हान ली ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वो क्राउड में घुसने वाला था, आसपास के कल्टीवेटर्स ने उसे अजीब निगाहों से देखा। कुछ दूर खड़े कल्टीवेटर्स तो उसकी ओर इशारा करते हुए कुछ कहने भी लगे।
हन ली ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और अपनी स्पिरिचुअल सेंस से भीड़ में खड़े मरमर करते छी कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स को परखा। ये कौन है? चेहरा तो अजनबी लग रहा है। क्या कोई नया डिसाइपल है? ये मार्शल आंट मू के साथ क्यों आया? क्या ये मार्शल आंट मू का कोई रिश्तेदार है, वरना ये उनके साथ क्यों आता? हान ली ने भीड़ से उठती ढेर सारी शक भरी और जलन से भरी बातें साफ साफ सुनी और मन ही मन एक लंबी सांस ली। फिर वो हॉल के दरवाजे से थोड़ा हटकर भीड़ में आ गया, लेकिन भीड़ के बीच में आने के बाद भी वो उन टकटकी भरी निगाहों को साफ महसूस कर सकता था जो उसे लगातार परख रही थीं। उसी समय हान ली के कानों में एक सीधी और साफ आवाज में वॉइस ट्रांसमिशन हुई। जूनियर मार्शल ब्रदर हान, मैंने नहीं सोचा था कि तुमसे इतनी जल्दी फिर से मुलाकात होगी। हान ली ने हैरानी से मुड़कर देखा तो करीब 10 मीटर दूर एक बड़ा सा आदमी खड़ा था। डू डोंग, वही शकी ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर जो उसके साथ ही डे स्प्रिंग माउंटेन में दाखिल हुआ था। वो हान ली की तरफ एक बड़ी सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर बुला रहा था। हान ली की आंखों में एक पल को अजीब सा भाव चमका, लेकिन उसने बाहर से मुस्कुराते हुए विनम्रता से सलाम किया। ओह, तो ये सीनियर मार्शल ब्रदर डू निकले। मार्शल अंकल जांग के साथ सब अच्छा चल रहा है ना? मार्शल अंकल जांग वही सफेद बालों वाला बूढ़ा शख्स था जिसे डू डोंग सौंपा गया था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है, डू डोंग ने हंसते हुए जवाब दिया। उसकी हरकतें ऐसी थीं जैसे वो बहुत ही सीधा साधा इंसान हो। हन ली ने मन ही मन ठंडी मुस्कान दी, लेकिन ऊपर से उसने शालीनता बनाए रखी और पिछले 1 साल के अनुभव आपस में बांटने लगे। हान ली को पता चला कि वो बूढ़ा शख्स डू डोंग की तालिस्मैन रिफाइनिंग की कला से काफी प्रभावित था और उसे खास तौर पर तैयार करना चाहता था। ये बताते समय डू डोंग के चेहरे पर जोश साफ झलक रहा था। हान ली ने यह सब सुना तो मन ही मन उस बूढ़े शख्स के लिए थोड़ी हमदर्दी महसूस की। डू डोंग कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसे नर्चर किया जाए। जो भी उसकी चालों में फंसेगा शायद पछताएगा। लेकिन हान ली को मार्शल अंकल जांग को चेतावनी देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बस औपचारिक बातचीत चलती रखी। इसी बीच डू डोंग ने थोड़ी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर हान, तुम्हें पता है तुम्हारी मेंटर मार्शल आंट मू डे स्प्रिंग माउंटेन की सबसे सुंदर औरत मानी जाती है और ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की भी टॉप 3 सुंदरियों में है। तुम्हारे उसके साथ आने से तो काफी हलचल मच गई होगी। हान ली ने थक हार कर हंसते हुए कहा, हो सकती है, हो ही गई है। और उसने थोड़ा लाचार भाव दिखाते हुए चारों ओर नजर डाली। डू डोंग ने फिर विषय बदलते हुए पूछा, वैसे जब तुम दोनों साथ आए तो मार्शल आंट ने कुछ बताया कि ये मीटिंग किस बारे में है? हान ली ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ओह नहीं, लेकिन लगता है कि सीनियर मार्शल ब्रदर डू ने कुछ सुना है। फिर तो बेहतर होगा कि तुम ही बता दो। हान ली के चेहरे पर अब एक शांत लेकिन गहराई से भरी मुस्कान थी और उसने डोंगदू को सीधी नजरों से देखा। हान ली की इस पैनी निगाह के नीचे डूडोंग की सीधी सादी मुस्कान एकदम जम गई। ऐसा लगा जैसे हान ली उसकी आत्मा तक झांक रहा हो और उसके सारे राज खुलकर सामने आ गए हों। लेकिन तभी हान ली ने अपनी नजर हटा ली और वो डरावना एहसास भी एकदम खत्म हो गया, जैसे ये सब बस एक भ्रम हो। डूडोंग थोड़ा परेशान हुआ और झटपट विदा लेकर अपने कुछ जान पहचान वाले डे स्प्रिंग माउंटेन के डिसाइपल्स के पास चला गया। हन ली के पास रुकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। हन ली ने उसे जाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कान उभरी। तभी सिल्वरमून ने मन में कहा, ब्रदर हान, क्या तुमने जानबूझकर उसे डराया? मुझे डर है कि अब वो तुम्हारे बारे में शक करने लगेगा। क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? हान ली ने स्पिरिचुअल सेंस के जरिए जवाब दिया, मैं भले ही उसकी असली पहचान न जानता हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसके साथ रहना मुसीबत ही लाएगा। इसलिए मैंने पहले ही उसे मुझसे दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया। अगर आगे कोई बड़ी बात होती है तो मैं उससे दूर रहूंगा, और अगर वो मुझ पर शक करता भी है तो उसका मुझ पर क्या असर होगा? इससे बस वो मेरे सामने ज़्यादा सतर्क रहेगा। वो मुझ पर हमला करने में कामयाब तो होगा नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि उसका नाम मेरे साथ न जुड़े। उसके कामों में दखल देने का मेरा कोई इरादा नहीं। सिल्वरमून चुप रही। लगता था कि उसे हान ली की बातों में दम नजर आया। आखिरकार अगर डूडोंग सेक्ट के खिलाफ कोई साजिश करता है तो उसके आसपास के लोग भी शक के घेरे में आ जाएंगे, और हान ली को ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं चाहिए था। इसके बाद हान ली ने अकेले ही डिसाइपल्स की भीड़ का जायजा लेना शुरू किया। वहाँ हर उम्र और दोनों जेंडर के डिसाइपल्स मौजूद थे। कुछ तो ऐसे भी थे जिनकी उम्र कम थी लेकिन उनकी कल्टीवेशन काफी ऊंचे स्तर पर थी, जैसे कुछ नौजवान जो पहले से ही ची कंडेंसेशन के आखिरी स्तर पर पहुंच चुके थे। वहाँ कुछ बहुत सुंदर लड़कियां भी थीं, लेकिन हर एक के पास उसी उम्र के कई लड़के मंडरा रहे थे। लगता था कि सुंदर फीमेल कल्टीवेटर्स हर सेक्ट में वैसे ही पीछा करने लायक मानी जाती हैं। हन ली अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी हॉल का गेट खुला और एक गूंजती हुई गंभीर आवाज गूंजी जिसने सारी भीड़ को चुप करा दिया। ऑल डे स्प्रिंग माउंटेन डिसाइपल्स आर टू एंटर द हॉल। यह धीमी लेकिन प्रभावशाली आवाज डे स्प्रिंग माउंटेन के माउंटेन लॉर्ड की थी।
वही मिड कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर जिसका सरनेम शिन था और जिसे हान ली ने पहली बार डे स्प्रिंग माउंटेन पर आते वक्त देखा था। सभी डिसाइपल्स ने तुरंत सिर झुकाया और आदर से कहा, हम मार्शल एंसेस्टर के आदेश को स्वीकार करते हैं। इसके बाद सभी ऑर्डरली 2 लाइनों में बांटकर हॉल की ओर बढ़ने लगे। हान ली क्योंकि पीछे था इसलिए उसने देखा कि डूदोंग भी उसी के साथ क्लेंजिंग हार्ट हॉल में प्रवेश कर रहा था। हॉल के अंदर का इलाका बहुत विशाल था, कम से कम 1 किलोमीटर चौड़ा, और उसमें दर्जनों ऊंचे स्तंभ लगे हुए थे। हर स्तंभ में चिकनी मूनलाइट स्टोन्स जड़ी हुई थीं, जिनसे एक हल्की सफ़ेद रोशनी चारों ओर फैल रही थी। हॉल पूरी तरह खाली था, बस सबसे आगे 2 बड़े सिंहासन रखे हुए थे। उन 2 कुर्सियों पर एक सफ़ेद कपड़ों में स्कॉलरली अंदाज वाला आदमी और एक बिखरे बालों वाला, तीखी आंखों वाला, ग्रे कपड़ों में बूढ़ा आदमी बैठे हुए थे। इन दोनों के सामने 2 पंक्तियों में 10 से ज़्यादा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स खड़े थे। वही सुंदर और शांत एमयू और वो नौजवान यू जो हान ली को सेक्ट में लाया था, दोनों दूसरी पंक्ति में खड़े थे। और वो नौजवान मियाओ जिसने हान ली से प्रवेश के समय सवाल किए थे, वो पहली पंक्ति में पहले जैसा ही बीमार और पीला दिख रहा था। जैसे ही डिसाइपल्स हॉल में घुसे, सब एक साथ घुटनों के बल बैठकर बोले, डिसाइपल मार्शियल एंसेस्टर सिन और मार्शियल एंसेस्टर यू को प्रणाम करते हैं। बस खड़े हो जाओ। बीच में बैठे मिडिल एज्ड आदमी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और सभी डिसाइपल्स को खड़े होने का इशारा किया। इसके बाद ची कॉन्डेंसेशन डिसाइपल्स 2 पंक्तियों में बांटकर हॉल के दोनों ओर खड़े हो गए। हन ली और डूदोंग दोनों हॉल के दरवाजे के पास खड़े हुए। हन ली ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से उस तीखी नज़र वाले बूढ़े शख्स को परखा और पाया कि वो बस एक अर्ली कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर था। वो डेप्यूटी माउंटेन लॉर्ड था, मार्शल अंकल यू, जिसके बारे में हान ली ने सुना तो था लेकिन अब तक देखा नहीं था। हान ली ने उसे देखा और फिर अपनी स्पिरिचुअल सेंस वापस खींच ली, क्योंकि अब उसमें कोई रुचि नहीं थी। तभी माउंटेन लॉर्ड सिन ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मुझे यकीन है कि तुम डिसाइपल्स पहले ही अंदाज़ा लगा चुके होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। कल हमारी सेक्ट को एंशिएंट सोर्ड सेक्ट से एक ऑफिशियल लेटर मिला है। अगली सोर्ड ट्रायल असेंबली आधे साल में होने वाली है। पिछली बार हमने उस प्रतियोगिता की मेज़बानी की थी, अब बारी है 1000 पॉसिबिलिटीज सेक्ट की, जो ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स के पूर्वी हिस्से में इसे आयोजित करेगा। परंपरा के अनुसार हर सेक्ट अपने 30 डिसाइपल्स भेजेगा। प्रतियोगिता में अंत तक टिके 10 डिसाइपल्स को बड़ी इनाम मिलेगी, इसलिए पहले हमें अपनी सेक्ट के सबसे योग्य डिसाइपल्स चुनने होंगे। फिर उसने कुछ पल रुककर कहा, हाँ, हर सेक्ट के 6 माउंटेन लॉर्ड्स को एक एक डिसाइपल सीधे नामांकित करने का अधिकार है, बिना किसी कंपटीशन के। बाकी के 24 स्थानों के लिए वही डिसाइपल्स चुने जाएंगे जो हमारी तय शर्तों को पूरा करें और कंपटीशन जीतें। इन विजेताओं को सोर्ड ट्रायल असेंबली के पहले कुछ महीनों तक सेक्ट एल्डर्स की निगरानी और प्रशिक्षण मिलेगा। कल सेक्ट मास्टर और बाकी माउंटेन लॉर्ड्स के साथ मेरी बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया कि हमारी सेक्रेटरी की सोर्ड ट्रायल सिलेक्शन 1 महीने में होगी। लेकिन पहले मैं उन 2 शर्तों को साफ करना चाहता हूं जिनके बिना कोई हिस्सा नहीं ले सकता। पहली, उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए और दूसरी, कम से कम 10वीं लेयर की कंडेंसेशन कल्टीवेशन होनी चाहिए। अगर ये 2 शर्तें पूरी नहीं होती तो प्रतियोगिता में भाग नहीं मिलेगा। अब जो भी ये दोनों शर्तें पूरी करता है और भाग लेना चाहता है, वो इस इंसेंस के जलने तक का समय रखे। ओह हाँ, वो डिसाइपल जिसे मैंने और डेप्यूटी माउंटेन लॉर्ड यून ने बिना प्रतियोगिता के नामांकित किया है, वो है तुम्हारी मार्शल आंट मू। जूनर, जाकर इंसेंस जलाओ। जैसा आप कहें मास्टर। यू सरनेम वाला युवक तुरंत आगे आया और अपने स्टोरेज पाउच से एक कांसे की छोटी सी कढ़ाई निकाली। फिर उसने हॉल के बीचों बीच रखकर उसमें एक इंसेंस स्टिक लगा दी। उसने अपने हाथ से एक रोशनी निकाली और तुरंत ही उसमें से खुशबूदार धुआं ऊपर उठने लगा। और इसी के साथ हमारा आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मुझे पता है कि इस वीडियो में ज़्यादा इमेज नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जितनी भी अच्छी और मिल सकने लायक इमेज थी उन्हें शामिल कर सकूं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। और हाँ, ये भी बताना कि मुझे अगली बार कौन सा नोबेल या कौन सी चाइनीज़ डोंगवा एक्सप्लेन करनी चाहिए। आपके सुझाव का मुझे इंतज़ार रहेगा।